नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सचिवालय स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भवन में सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक और सड़क सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी ने शिरकत कर उत्कृष्ट काम करने वालों को सम्मानित किया। साथ ही बैठक कर अधिकारियों को सड़क सुरक्षा को लेकर निर्देशित भी किया। प्रदेश में पिछले 3 सालों में बने स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आदेश स्वागत योग्य है, लेकिन हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि 3 साल ही क्यों, विगत 15 सालों में बने स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की भी जांच होनी चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि कितने लोगों ने फर्जी या कुटरचित तरह से अपने स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाए हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले ये सरकार का दोष है। राज्य में स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर नियमों की अनदेखी करके और जिस प्रकार से तय नियमों की अनदेखी कर स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर उत्तराखंड के नागरिकों के हकों पर डाका डालने का काम किया गया। हम बहुत समय से इस बात की मांग कर रहे थे कि ये काम रुकना चाहिए और इस पर जांच होनी चाहिए। अब आपके द्वारा मुझे पता चला है कि मुख्यमंत्री ने इस पर जांच के आदेश किए हैं, तो ये निश्चित है कि हमारी वो बात मुख्यमंत्री को पुख्ता लगी और उसके पुख्ता प्रमाण है कि लोगों ने गलत किया है। सबसे पहले तो ये सरकार दोषी है कि जिस सरकार ने नियमों में ढील देकर इस प्रकार के प्रमाण पत्र बनवाने का रास्ता प्रशस्त किया, मार्ग प्रशस्त किया। मुख्यमंत्री धामी जी को ये भी जवाब देना चाहिए कि ये पिछले 8-8.5 साल से उनकी सरकार है यहाँ, और 8.5 साल से उनकी सरकार में ये कब हुआ कि इस प्रकार स्थायी निवास के नियमों में ढील दी गई। मुख्यमंत्री अपनी खाल बचाने के लिए अधिकारियों को दोषी ठहरा रहे हैं, और ठीक है, अधिकारी भी दोषी हैं तो अधिकारियों को दंड मिले, लेकिन मुख्यमंत्री धामी भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार के इस कृत्य से अपने को अलग नहीं कर सके। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। थराली विधायक भोपाल राम टमटा ने एचएनएन संवाददाता योगेश आर्य से खास बातचीत में कहा कि बिहार चुनाव जीत प्रधानमंत्री मोदी के विकास मॉडल और जनता के विश्वास की है। विपक्ष के आरोपों को उन्होंने हार की कुंठा बताया। वहीं उत्तराखंड के विशेष सत्र और पहाड़ मैदान विवाद पर उन्होंने कहा कि ये भटकाने वाला मुद्दा है। बातचीत करने के लिए भाजपा विधायक भोपाल राम टमटा जी हमसे बातचीत करने से बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद। मैं एचएनएन चैनल का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि समय समय पर एचएनएन चैनल समसामयिक और मेरे क्षेत्र की और तमाम राज्य की हर ज्वलंत और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए मेरे पास आते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी हाल ही में बिहार चुनाव हुए। बिहार चुनाव में एनडीए ने बहुत बड़ी जीत दर्ज की है। उस जीत को किस तरह देखते हैं, और जीत को क्या प्रधानमंत्री की मानते हैं जीत, या फिर वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीत को मानते हैं? किसका जादू चल गया इस बार में? निश्चित रूप से मैं सर्वप्रथम इस ऐतिहासिक जीत पर बिहार की संपूर्ण जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जहां तक इस जीत का जो मैं श्रेय देने की बात है, तो निश्चित रूप से हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो अथक प्रयास थे और जो उन्होंने विकास का संकल्प दिया था, जो सेवा भाव से हमने उस क्षेत्र में विकास किया था, और ये विकास की जीत है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की जीत है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व की जीत है। और निश्चित रूप से वहाँ पर जो स्थानीय स्तर पर जो लोग रहे हैं, मैं उनकी भी जीत की सहभागिता मानता हूँ। और सबसे बड़ी जीत का श्रेय मैं उस क्षेत्र की आवाम को, वहाँ की जनता को, मातृशक्ति को, युवाओं को, बुजुर्गों को, उस क्षेत्र के प्रबुद्धजनों को देना चाहता हूँ कि जिन्होंने विकास का रास्ता चुना है। सर, इस जीत के बाद जो विपक्ष महागठबंधन था, वो लगातार आरोप लगा रहा है। उनके आरोप है कि प्रशासनिक जो लोग थे, अधिकारी थे, उनका दुरुपयोग किया गया इस पूरे चुनाव को प्रभावित करने के लिए। देखिए, राजनीति में कुछ लोग जब इस प्रकार के दौर से गुजरते हैं, तो सिवाय आलोचना के
आरोप के उनके पास और कुछ नहीं रहता है। इस बात को वहाँ की जनता ने साबित भी किया है। और जिस प्रकार का चुनाव से पूर्व वहाँ पर घटनाक्रम हुआ और जिस प्रकार से उन्होंने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से भ्रमित करने के लिए उन्होंने तमाम बातें रखी है वहाँ पर, ये उस बात का भी जवाब था। और मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एक उद्देश्य रहा है, एक सोच रही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस भावना के लिए जो वहाँ पर कार्य किए गए हैं, उन कार्यों में कहीं न कहीं लोगों को इस बात का भरोसा हुआ है और वो भरोसा है। और कहीं न कहीं मैं ये समझता हूँ कि ये पूरे देश को एक बहुत बड़ा संदेश इस चुनाव के बाद गया है। विधायक जी, अगर देखा जाए तो अगर मैं राज्य की ही बात करूं, उत्तराखंड की, तो ऐसे में विशेष सत्र हुआ और राज्य स्थापना दिवस को लेकर इस विशेष सत्र का आयोजन किया गया। बहुत ऐसे मुद्दे थे जिन पर चर्चा होनी थी और हुई भी है, और रोड मैप पर भी बातचीत हुई। लेकिन क्या वास्तविकता आप देखते हैं कि जो विशेष सत्र में एक मुद्दा उठा, पहाड़, मैदान, उत्तराखंडी, इस क्या मुद्दे को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये वहाँ मुद्दा था जिस पर चर्चा होनी चाहिए थी, या फिर हमें जो रोड मैप की बात करनी थी उस पर मोटिव रखते हुए उस पर बातचीत होनी चाहिए? देखिए, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। निश्चित रूप से देवभूमि उत्तराखंड के 25 साल का जो रजत जयंती समारोह पूरे हर्षोल्लास से पूरे प्रदेशवासियों ने मनाया, जिसमें हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी का हमको सानिध्य मिला, उनका आशीर्वाद भी मिला। और साथ ही 9 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी ने स्वयं यहाँ आकर के उन सारी चीज़ों का एक हौसला से लेकर के और मार्गदर्शन देने का काम किया है। और इन 25 सालों में हम ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से दोनों सरकारें रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो उत्तराखंड राज्य बनने के पीछे एक सोच थी, एक संकल्प था, जो एक आवश्यकता महसूस की गई, निश्चित रूप से उसमें हम काफ़ी आगे बढ़े हैं। और मैं ये कह सकता हूँ, मुझे इस बात की खुशी है कि जब से 2014 में हमारे केंद्र में सरकार बनी है और जब से हमारे इस प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी ने बागडोर संभाली है, तो निश्चित रूप से केंद्र का सानिध्य, उनका आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन जो मिला है, निश्चित रूप से बहुत बड़ी छलांग उत्तराखंड ने तमाम चीज़ों में लगा है, जिसके आपको कई चीज़ें देखने को मिलेगी। बहुत सारे चीज़ों में हम प्रथम स्थान पर आए हैं। जहाँ तक दीर्घकालिक चिंतन की बात है, तो निश्चित रूप से देवभूमि उत्तराखंड को बने हुए 25 साल हुए हैं। इन 25 सालों में हमने जितना सफ़र तय किया है, उससे आगे के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए थे। उन्होंने निश्चित रूप से एक रोड मैप दिया है और मैं समझता हूँ कि आदरणीय पुष्कर सिंह धामी हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने भी कहीं न कहीं देवभूमि उत्तराखंड को 1947 और 2047 तक का जो रोड मैप है, उन्होंने निश्चित रूप से अपनी ओर से रखा हुआ है। और निश्चित रूप से हम सब लोगों की एक जवाबदेही और जिम्मेदारी भी बनती है सरकार में रह करके कि हम आगे आने वाले समय में उत्तराखंड को एक मजबूत प्रदेश, आत्मनिर्भर प्रदेश और सबके हितों के संरक्षण का प्रदेश बनाने का हमें संकल्प लेना चाहिए। और कहीं न कहीं इस बात की आपस में निश्चित रूप से चर्चा भी होती है और हमको चर्चा भी करनी चाहिए। चलिए, धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे भाजपा विधायक भोपाल राम टमटा जी को, जिन्होंने तमाम विषयों पर अपनी राय रखी है। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं योगेश आर्य, HN24/7 देहरादून। बदलते मौसम का असर अब अस्पतालों में स्पष्ट दिखने लगा है, जहां मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दून अस्पताल की प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने बताया कि सामान्य दिनों में जहां रोजाना 2 से 2,500 मरीज आते थे, वहीं अब ये संख्या बढ़कर लगभग 2,800 से 3,000 तक पहुंच चुकी है। जी, मरीज अगर आप देखेंगे दून में, जैसे हम लोग नॉर्मली 2 से 2,500 कम करते हैं, लेकिन अब जो है 2,800 तक भी मरीज पहुंच रहे हैं, कभी-कभी 3,000 भी पहुंच जा रहे हैं। तो ये हो सकता है बदलते मौसम की वजह से भी होगा, और कुछ मुझे लगा थोड़ी सुविधाएं बेहतर हुई हैं, तो शायद उसका भी कुछ फ़र्क होगा कि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।
उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव के बेटे के साथ मारपीट करने वाले पूर्व बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे को लेकर नई जानकारी सामने आई है। इस पूरे मामले पर आरटीओ अधिकारी का कहना है कि उत्तराखंड में पूर्व विधायक चैंपियन की गाड़ी पर 4 चालान दर्ज किए गए हैं, जिनका अब तक भुगतान नहीं किया गया है। फिलहाल विभाग की ओर से पूर्व विधायक चैंपियन को नोटिस भेजा जाएगा, जिसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि आरोपी दिव्य प्रताप सिंह जिस गाड़ी में सवार थे, उस गाड़ी के बीते 5 सालों में ओवर स्पीड और पोल्यूशन के 28 चालान काटे गए हैं, जिनके डिजिटल भुगतान आज भी पेंडिंग चल रहे हैं। इसमें हमारे को जो मीडिया के माध्यम से पता चला है, उस गाड़ी की जब हमने डिटेल निकलवाई तो उसमें उत्तराखंड के 4 चालान हैं ओवर स्पीडिंग के। और हमने अभी पूर्व में भी अभियान चलाया था कि किसी गाड़ी के 4 या 5 से ज़्यादा चालान हैं तो हमने उनको नोटिस भेजा था, और ऐसे बहुत सारे लोग जिनके नोटिस गए थे वो आके अपने चालान कंपाउंड भी करवा के गए हैं। अगर ओवर स्पीड में दूसरा चालान होता है तो उसमें एक तो जुर्माना डबल हो जाता है और लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड होता है। तो इसमें हम नोटिस भेजेंगे, नोटिस में वहाँ से जो भी जवाब आएगा कि कौन गाड़ी चला रहा था, उसके पास लाइसेंस है कि नहीं है, तो उसी हिसाब से फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी में जिला प्रशासन और खेल विभाग के तत्वाधान में कोडियाला खेल मैदान में आयोजित 4 दिवसीय राज्य स्तरीय आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हो गया है, जहां समापन दिवस पर 2 सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए। इस दौरान फाइनल मैच में हरिद्वार की टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए चंपावत की टीम को 1-0 से हराकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता ने न सिर्फ स्थानीय खिलाड़ियों को उत्कृष्ट मंच प्रदान किया है, बल्कि जिले में खेल संस्कृति को भी नई ऊर्जा दी है। नहीं, जब भी पौड़ी में फुटबॉल की बात होती है तो सबसे पहले कंडोलिया फील्ड का ही वो आता है, नाम याद आता है, मन में आता है। और जैसे मैं पौड़ी का ही हूँ तो मेरे लिए बड़ी हर्ष की भी बात है और गौरव का भी क्षण है कि आज मैं यहीं पर ऐसे मुख्य अतिथि यहाँ पे आया हूँ। और पौड़ी का मतलब जब भी फुटबॉल की बात होती है पौड़ी का नाम जरूर आता है, कि आज से ही नहीं, ये बहुत पहले से ही पौड़ी के काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ से निकल चुके हैं। सौरव रावत है, गौरव रावत है, भंडारी है, जो अभी रिसेंटली खेल रहे हैं, और जो काफ़ी पुराने हैं जिनको मैं नहीं जानता यहाँ से, बट मेरे फादर भी यहाँ यूनिवर्सिटी खेले हैं यहाँ से, क्योंकि मेरा घर यहीं पास में है। तो पौड़ी में जब भी फुटबॉल होता है तो सबको पता होता है कि यहाँ अच्छा टूर्नामेंट होता है, बाहर से टीमें आती हैं। तो इतिहास बहुत ही बड़ा है पौड़ी का फुटबॉल के क्षेत्र में। यहाँ पे जब भी मैंने देखा है कि ग्रास रूट पे भी फुटबॉल काफ़ी अच्छे लेवल पे होती है, क्योंकि रवि भाई है, टिंकू है, पारस है, ये सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने भी एक रिलायंस यंग चैम्प्स का एक वो ट्रायल कराया था देहरादून में, जहाँ से पौड़ी के पूरे उत्तराखंड में ट्रायल कराया था, और पौड़ी के जिसमें 3 में से 2 लड़के जो थे वो पौड़ी के थे। तो इससे अपने आप पे पता लगता है कि यहाँ पे भी फुटबॉल का बहुत अच्छा काम हो रहा है, और जो कोचेज़ हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों पे। और मुझे आशा है कि आगे भी ऐसा होता रहेगा, और पौड़ी का नाम फुटबॉल में हमेशा रहेगा, और यहाँ अच्छा कार्य होता है तो उसका बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। वैभव चौधरी है और मैं हरिद्वार से हूँ, और मेरी पूरी टीम हरिद्वार की है, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से। हम हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, बेसिकली हम हरिद्वार से बिलोंग करते हैं, और हमारी हरिद्वार की टीम है, डिस्ट्रिक्ट की टीम है, और हमें पौड़ी में आके बहुत अच्छा लगा। और हमारे टीम में ज़्यादातर लड़के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के ही हैं, हमारी यूनिवर्सिटी की टीम है एक तरह से, लेकिन हम हरिद्वार होकर नया रिप्रेजेंट, और हमें पौड़ी में आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आयोजन कर रखा था सबने। और मेरी टीम के लिए बहुत इंस्पिरेशन की बात है कि कोई नेशनल प्लेयर हमें इंस्पायर कर रहा है, हमारे लिए वो ट्रॉफी शील्ड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने आई, हमारे लिए बहुत सम्मान है। बात करना चाहेंगे, बहुत बहुत दिल से थैंक यू। बस ग्राउंड थोड़ा अच्छा होना चाहिए, प्ले होना चाहिए, क्योंकि अभी इसमें धूल वगैरह बहुत उड़ती है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी, के हिसाब से बहुत अच्छी व्यवस्था थी। हीट ऑफ द मोमेंट अलग ही होता है, गेम में अलग ही चीज़ निकलती है, लेकिन बहुत अच्छा खेला, क्योंकि हमने पहले ही स्कोर कर दिया था, तो हमें ज़्यादा टफ नहीं पड़ा, बल्कि हमें सेमी ज़्यादा टफ पड़ा, लेकिन फाइनल हमने बहुत अच्छा खेला और सब लड़कों ने दम लगाया। सर, हम सब यूथ ही हैं, और हम उत्तराखंड का बहुत अच्छी तरह नाम रोशन करेंगे, बहुत आगे लेके जाएंगे, और बहुत अच्छी तरह खेलेंगे। सर, रहने खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, कोई दिक्कत नहीं आई हमें उसमें, खाने की भी, रहने की भी, बल्कि खाना हमारे रूम तक ही आ जा रहा था रात में, क्योंकि रात में थोड़ा जंगल का एरिया, थोड़ा बाग वाग का दिक्कत रहती है, रात में खाना हमारे रूम पे आ जा रहा था, हमें कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं। अच्छा है। और जो हमारे जिला प्रशासन और खेल विभाग के तत्वावधान में यहाँ पे पौड़ी में राज्य स्तरीय आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता यहाँ पे आयोजित की गई है, और 14 से 17 तक ये प्रतियोगिता आयोजित की गई, और आज इसका फाइनल मुकाबला है। और यहाँ के जो हमारे युवा हैं, जो लोग फुटबॉल प्रेमी हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो प्रतिभाएं आगे आ रही हैं, उनके खेल को देखें। और क्योंकि पौड़ी में मैंने देखा कि फुटबॉल का काफ़ी अच्छा क्रेज़ है,
जैसे कुछ हमारे जो पहाड़ी जनपद हैं, जैसे पिथौरागढ़ है, पौड़ी है, यहाँ पे फुटबॉल का काफ़ी अच्छा पहले से भी क्रेज़ रहा है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए खेल विभाग ने जिला प्रशासन के तत्वावधान में यहाँ पे एक राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता कराई है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो ये हम यहाँ पे प्रतियोगिता हुई है फुटबॉल की, इससे जो हमारे युवा हैं वो ज़रूर प्रेरित होंगे और आगे अच्छा करने का वो लोग प्रयास करेंगे। इसमें हम लोग खेल विभाग से इसमें वार्ता करके इसको इसमें जिले के कैलेंडर में रखने का प्रयास करेंगे। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। नगर निगम देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि निगम पहले से ही डेंगू मलेरिया रोकथाम को लेकर व्यापक तैयारियों में जुटा है। उनका कहना है कि मंडला विकास कार्यों और लगातार मॉनिटरिंग से पिछले वर्षों में बुखार में स्पष्ट कमी देखने को मिली है, जो टीम की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान सबसे बड़ी चुनौती जगह जगह जमा होने वाला पानी और उससे बचने वाले मच्छरों के प्रजनन स्थल को होता है। देखिए, इसमें जब मानसून सीज़न नज़दीक होता है और गर्मियाँ जब आगाज़ करती हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि मॉस्किटोज़ की जो ब्रीडिंग है उसको कैसे रोका जाए और साथ ही साथ जो है मानसून के सीज़न में जो जगह जगह पानी इकट्ठा होता है, जो उनके ब्रीडिंग स्पेसेस बनते हैं, उसको किस प्रकार से नियंत्रण किया जाए। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है लार्विसाइडल का छिड़काव और साथ ही साथ फॉगिंग जो है एक एडिशनल हम लोग को हेल्प करती है। अगर समय रहते हम लोग सचेत रहते हुए ये सब कार्य करें तो जैसे पिछले गत 2 वर्षों से हम लोग को सफलता मिल रही है कि डेंगू के केसेस में काफ़ी कंट्रोल है। किसी प्रकार की कोई ऐसी वो नहीं है, रिपोर्टिंग नहीं है नेगेटिव। तो इससे प्रतीत होता है कि हम लोग जो है सही दिशा में कार्य कर। अब सीधे आपको देहरादून लेकर चलते हैं, जहां आईएसबीटी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक से पहुंचे, जहां उन्होंने औचक निरीक्षण किया है। हर एक व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री अचानक से आईएसबीटी देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने औचक निरीक्षण किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, खुद जाकर साफ सफाई का संदेश भी दिया है। दुकानदारों से संवाद कर उनका हालचाल भी जाना है। इसी के साथ जानकारियां भी प्राप्त की है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी मुख्यमंत्री ने जानकारी ली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आईएसबीटी जाकर औचक निरीक्षण किया है। खुद झाड़ू लगाकर साफ सफाई का संदेश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देते हुए नजर आए। इसी के साथ आईएसबीटी में जो दुकानें हैं वहां के दुकानदारों से भी बात करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए और जानकारी लेते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, दुकानदारों से संवाद करके उनका हालचाल भी मुख्यमंत्री ने जाना है। अचानक से मुख्यमंत्री आईएसबीटी देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने आईएसबीटी का औचक निरीक्षण किया है। इसी के साथ खुद झाड़ू लगाकर साफ सफाई का संदेश भी प्रदेशवासियों को दिया है। दुकानदारों से संवाद करते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आए, जहां दुकानदारों से उनका हालचाल जाना गया है। इसी के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जायजा लिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मुख्यमंत्री आईएसबीटी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने खुद झाड़ू लगाकर साफ सफाई का संदेश भी दिया है। तो देहरादून में आईएसबीटी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक से पहुंचे, जहां उन्होंने औचक निरीक्षण किया। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने खुद झाड़ू लगाकर भी साफ सफाई का संदेश दिया है और इसी के साथ साथ दुकानदारों से भी बातचीत की और उनसे जानकारी साझा की है। इसी के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जायजा लिया। क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा है, आपको सुनाते हैं। पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं, तो इस दृष्टि से हमारे जितने भी प्रमुख बस स्टेशन है, रोडवेज बस स्टॉप है, आईएसबीटी हैं, रेलवे स्टेशन हैं, ये सभी साफ स्वच्छ होने चाहिए, जिससे कि लोग, चूँकि एक
अध्यात्म की प्राप्ति के लिए, यहाँ पर धर्म की प्राप्ति के लिए, तीर्थाटन के लिए, आस्था और श्रद्धा के लिए आते हैं, तो ये स्थान हमारे साफ स्वच्छ होने चाहिए। यहाँ पर अन्य सुविधाएं जो और विस्तार दी जा सकती हैं और काम किया जा सकता है, उन सबको मैंने आज इससे यहाँ पर आने से पहले रोड सेफ्टी को लेकर एक हमारी आज समीक्षा बैठक थी, जिसमें पुलिस विभाग, परिवहन विभाग और हमारा BRO से लेकर PWD और तमाम ऐसे विभागों के लोग उस समीक्षा बैठक में थे। मैंने सभी से अनुरोध किया कि सभी लोग अपने अपने विभागों को, जो भी उनके अंडर में आने वाली चीज़ें हैं, उन सभी को स्वच्छ रखें। और यहाँ भी आज स्वच्छता का अभियान हमने प्रारंभ कर दिया है। पूरे राज्य भर के अंदर ऐसे अभियान चलाए जाएंगे और सभी को कहा गया है कि स्वच्छता हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। सर, स्थायी निवास प्रमाण पत्र पिछले 2 से 3 सालों में जो बने हैं, उनके आपने जांच के निर्देश दिए हैं कि इनकी जांच की जाए। किस तरीके से इस फैसले को आप देख रहे हैं? देखिए, बड़े पैमाने पर ये सूचनाएं आ रही हैं कि कहीं ना कहीं इनको बनाने में कुछ गड़बड़ियां आई हैं। जो लोग पात्र नहीं हैं उनको भी पात्रता की श्रेणी में लाया गया है, जिसके कारण से गलत तरीके से राशन कार्ड बन गए हैं, बिजली के कनेक्शन दे दिए गए हैं, आधार कार्ड बन गए हैं, अन्य सुविधाएं जो पहचान पत्र दे दिए गए हैं। तो वो सभी जांच के दायरे में आएंगे और उस पर हमने कहा है कि कड़ाई से उसका पालन हो। कुछ जगह पर ये भी शिकायत आ रही है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए अनेक स्थान ऐसे हैं जो हमारे जैसे जनपद उधम सिंह नगर, जनपद चंपावत, नैनीताल का एक बड़ा भूभाग जो हमारा हल्द्वानी के आसपास का है, हरिद्वारपुरा और देहरादून के अनेक स्थान, पौड़ी जनपद का कोटद्वार और उसके आसपास का क्षेत्र, तो यहाँ पर 2-2 स्थानों पर लोगों के वोटर आईडी हैं, अलग अलग वोटर आईडी बने हुए हैं। इसके सत्यापन का काम भी यहाँ पर चलाया जाएगा। जो डेमोग्राफी में चेंज आया है, जो बड़े पैमाने पर जो है डेमोग्राफी में परिवर्तन देखा गया है, वो हमारे राज्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसको हम लोग सख्ती से जो है यहाँ पर प्रशासन काम करेगा और जिन लोगों ने भी इन अपात्र लोगों को पात्रता की श्रेणी में लाया गया है, जिनके इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।